नमस्कार दोस्तों। पिछले भाग में आपने सुना कि अपनी शादी के बाद सुधा अपने ससुराल चली जाती है और उसके करीब एक सप्ताह बाद चंदर डॉक्टर साहब और विनती से मिलने उनके घर जाता है। आइए सुनते हैं आगे। घर कितना सूना लग रहा है विनती, तुम अकेले कैसे रहती होगी? चंदर ने कहा। विनती की आंखों में आंसू छलछलाए। विनती, रोती क्यों हो? मुझे देखो, मैं कैसे पत्थर बन गया हूं। क्यों, तुम तो इतनी अच्छी लड़की हो। चंदर ने बिनती के कंधे पर हाथ रखकर कहा। बिनती ने आंसू भरी पलकें चंदर की ओर उठाई और बड़े ही कातर स्वर में कहा, आप देवता हो सकते हैं, लेकिन हर एक तो देवता नहीं है। फिर आपने कहा था आप आएंगे बराबर, पिछले हफ्ते से आए भी नहीं। यह भी नहीं सोचा कि हमारा क्या हाल होगा। रोज सुबह शाम कोई भी आता तो हम दौड़कर देखते कि आप आए हैं या नहीं। दीदी आपकी थी, बस उन तक आपका रिश्ता था, हम तो आपके कोई नहीं हैं। नहीं बिनती, इतने थक गए थे कि हम कहीं आने जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। बुआ जी को जाने क्यों दिया तुमने? उन्हें रोक ली थी, चंदन ने कहा। अरे वाह, थी तो रोने भी नहीं देती थी। मैं 2-3 दिन तक रोई तो मुझ पर बहुत बिगड़ी और महाराजन से बोली, हमने तो ऐसी लड़की ही नहीं देखी। बड़ी बहन का ब्याह हो गया तो मारे जलन के दिन रात आंसू बहा बहा कर अमंगल बनाती है। जब बखत आएगा तभी शादी करेंगे कि अभी किसी के साथ निकाल दूं। बिनती ने एक गहरी सांस लेकर कहा, आप समझ नहीं सकते कि जिंदगी कितनी खराब है। अब तो हमारी तबीयत होती है कि मर जाए। अभी तक दीदी थी, सहारा दिए रहती थी, हिम्मत बंधाए रखती थी। अब तो कोई नहीं हमारा। ऐसी बातें नहीं करते बिनती। महीने भर में सुधा आ जाएगी और माँ की बातों का क्या बुरा मानना। आप लड़की होते तो समझते चंदर बाबू। बिनती बोली और जाकर एक तश्तरी में नाश्ता ले आई। लो, दीदी कह गई थी कि चंदर के खाने पीने का ख्याल रखना, लेकिन यह किसको मालूम था कि दीदी के जाते ही चंदर गैर हो जाएंगे। नहीं बिनती, तुम गलत समझ रही हो। जाने क्यों एक अजीब सी खिन्नता मन में आ गई थी। कुछ करने की तबीयत ही नहीं होती थी। आज कुछ तबीयत ठीक हुई तो सबसे पहले तुम्हारे ही पास आया। बिनती, अब सुधा के बाद मेरा है ही कौन सिवा तुम्हारे? चंदर ने बहुत उदास स्वर में कहा। तभी ना, उस दिन मैं बुलाती रह गई और आप यह गए वह गए और आंख से ओझल। मैंने तो उसी दिन समझ लिया था कि आप पुराने चंदर बाबू बदल गए। बिनती ने रोते हुए कहा। चंदर का मन भर आया था, गले में आंसू अटक रहे थे, लेकिन आदमी की जिंदगी भी कैसी अजीब होती है। वह रो भी नहीं सकता था, माथे पर दुख की रेखा भी झलकने नहीं दे सकता था, इसलिए कि सामने कोई ऐसा था जो खुद दुखी था और सुधा की थाती होने के नाते बिनती को समझाना उसका पहला कर्तव्य था। बिनती के आंसू रोकने के लिए वह खुद अपने आंसू पी गया और बिनती से बोला, लो कुछ तुम भी खाओ। बिनती ने मना किया तो उसने अपने हाथ से बिनती को खिला दिया। बिनती चुपचाप खाती रही और रह रहकर आंसू पोंछती रही। इतने में महाराजिन आई। बिनती ने चौके के काम समझा दिए और चंद्र से बोली, चलिए ऊपर चले। चंद्र ने चारों ओर देखा, घर का सन्नाटा वैसा ही था। सहसा उसके मन में एक अजीब सी बात आई। सुधा के साथ कहीं भी कभी भी वह जा सकता था, लेकिन बिनती के साथ छत पर अकेले जाने में क्यों उसके अंतःकरण ने गवाही नहीं दी। वह चुपचाप बैठा रहा। बिनती कुछ भी हो, कितनी ही समीप क्यों ना हो, बिनती सुधा नहीं थी, सुधा नहीं हो सकती थी। नहीं, यही ठीक है, चंदर बोला। बिनती गई, सुधा का पत्र ले आई। चंदर का मन जाने कैसा होने लगा। लगता था जैसे अब आंसू नहीं रुकेंगे। उसके मन में सिर्फ इतना आया कि अभी 72 घंटे पहले सुधा यही थी, इस घर की प्राण थी। आज लगता है जैसे इस घर में सुधा थी ही नहीं। आंगन में अंधेरा होने लगा था। वह उठकर सुधा के कमरे के सामने पड़ी हुई कोच पर बैठ गया और बिनती ने बत्ती जला दी। खत छोटा सा था, डॉक्टर चंदर बाबू, क्या तुम कभी सोचते थे कि तुम इतनी दूर होगे और मैं तुम्हें खत लिखूंगी? लेकिन खैर, अब तो घर में चैन की बंसी बजाते होगे। एक अकेले मैं ही कांटे जैसी खटक रही थी, उसे भी तुमने निकाल फेंका। अब तुम्हें ना कोई परेशान करता होगा, ना तुम्हारे पढ़ने लिखने में बाधा पहुंचती होगी। अब तो तुम एक महीने में 10-12 थीसिस लिख डालोगे। जहां दिन में 24 घंटे तुम आंख के सामने रहते थे, वहां अब तुम्हारे बारे में एक शब्द सुनने के लिए तड़प उठती हूं। कई दफे तबीयत आती है कि जैसे बिनती से तुम्हारे बारे में बातें करती थी, वैसे ही इनसे, तुम्हारे मित्र से, तुम्हारे बारे में बातें करूं।
लेकिन ये तो जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। और सब ठीक है, यहाँ बहुत आज़ादी है मुझे। माँ जी भी बहुत अच्छी हैं, पर्दा बिल्कुल नहीं करती। अपने पूजा के सारे बर्तन पहले ही दिन हमसे मंजवाए। देखो, पापा का ध्यान रखना, और बिनती को जैसे मैं छोड़ आई हूँ उतनी ही मोटी रहे। मैं महीने भर बाद आकर तुम्ही से बिनती को वापस लूंगी, समझे? या ना करना कि मैं ना रहूं तो मेरे बजाय बिनती को रुला रुला कर कुढ़ा कुढ़ा कर मार डालो, जैसे तुम्हारी आदत है। चाय ज्यादा मत पीना। खत का जवाब फौरन, तुम्हारी सुधा। चंदर ने चिट्ठी एक बार फिर पढ़ी, 2 बार पढ़ी, और बार बार पढ़ता गया। हल्के हरे कागज पर छोटे छोटे काले अक्षर जाने क्या कह रहे थे। छोटे छोटे अर्थात कुछ उनमें अर्थ था जो शब्द से भी ज्यादा गंभीर था। युगों पहले व्याकरणों ने उन शब्दों के जो अर्थ निश्चित किए थे, सुधा की कलम से जैसे उन शब्दों को एक नया अर्थ मिल गया था। चंदर बेसुध सा तन्मय होकर उस खत को बार बार पढ़ता गया, और किस समय वे छोटे छोटे नादान अक्षर उसके हृदय के चारों ओर कवच जैसे बौद्धिकता और संतुलन के लौह पत्र को चीरकर अंदर बिंध गए और हृदय की धड़कनों को मरोड़ना शुरू कर दिया, यह चंदर को खुद नहीं मालूम हुआ, जब तक कि उसकी पलकों से एक गर्म आंसू खत पर नहीं टपक पड़ा। लेकिन उसने बिनती से वह आंसू छिपा लिया और खत मोड़कर बिनती को दे दिया। बिनती ने खत लेकर रख लिया और बोली, अब चलिए खाना खा लीजिए। चंदर इनकार नहीं कर सका। महाराजी ने थाली लगाई और बोली, भैया नीचे बहन आंगन धोआ जाई, आप जाए के ऊपर खाए लो। चंदर को मजबूरन ऊपर जाना पड़ा। बिनती ने खाट बिछा दी, एक स्टूल डाल दिया, पानी रख दिया और नीचे थाली लाने चली गई। चंदर का मन भारी हो गया था। यह वही जगह है, वही खाट है जिस पर शादी की रात वह सोया था। इसी के पैताने सुधा आकर बैठी थी और अपने नए सुहाग में लिपटी हुई सी। यहीं पर सुधा के आंसू गिरे थे। बिनती थाली लेकर आई और नीचे बैठकर पंखा करने लगी। हमारी तबीयत तो है ही नहीं खाने की बिनती, चंदर ने भर्राए हुए स्वर में कहा। अरे बिना खाए पिए कैसे काम चलेगा? और फिर आप ऐसा करेंगे तो हमारी क्या हालत होगी? दीदी के बाद और कौन सहारा है? खाइए। और बिनती ने अपने हाथ से एक कौर बनाकर चंदर को खिला दिया। चंदर खाने लगा। चंदर चुप था, वह जाने क्या सोच रहा था। बिनती चुपचाप बैठी पंखा झल रही थी। क्या सोच रहे हैं आप? बिनती ने पूछा। कुछ नहीं, चंदर ने उतनी ही उदासी से कहा। नहीं बताइएगा? बिनती ने बड़े कातर स्वर से कहा। चंदर एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, बिनती अब तुम इतना ध्यान न रखा करो, तुम समझती नहीं बाद में कितनी तकलीफ होती है। सुधा ने क्या कर दिया है या वह खुद नहीं समझती। कौन नहीं समझता? बिनती एक गहरी सांस लेकर बोली। दीदी नहीं समझती या हम नहीं समझते? सब समझते हैं, लेकिन जाने मन कैसा पागल है कि सब कुछ समझकर धोखा खाता है। अरे दही तो आपने खाया ही नहीं। वह पूरी लाने चली गई और इस तरह दिन कटने लगे। जब आदमी अपने हाथ से आंसू मोल लेता है, अपने आप दर्द का सौदा करता है, तब दर्द और आंसू तकलीफ दे नहीं लगते। और जब कोई ऐसा हो जो आपके दर्द के आधार पर आपको देवता बनाने के लिए तैयार हो और आपके एक एक आंसू पर अपने 100 आंसू बिखेर दे, तब तो कभी कभी तकलीफ भी भली मालूम देने लगती है। लेकिन फिर भी चंदर के दिन कैसे कट रहे थे यह वह नहीं जानता था। लेकिन अकबर के महल में जलते हुए दीपक को देखकर अगर किसी ने जाड़े की रात जमुना के घुटनों घुटनों पानी में खड़े होकर काट दी, तो चंदर अगर सुधा के प्यारे प्यारे खतों के सहारे समय काट रहा था तो कोई ताज्जुब नहीं। अपने अध्ययन में प्रौढ़, अपने विचारों में उदार होने के बावजूद चंदर अपने स्वभाव में बच्चा था, जिसे जिंदगी कुछ भी करवा सकती थी, बशर्ते जिंदगी को यह आता हो कि इस भोले भाले बच्चे को कैसे बहलावा दिया जाए। बहलावे के लिए मुस्कानें ही जरूरी नहीं होती हैं, शायद आंसुओं से मन जल्दी बहल जाता है। बिनती के आंसुओं में चंदर सुधा की तस्वीर देखता था और बहल जाता था। और रोज शाम को आता और बिनती से सुधा की बातें करता, जाने कितनी बातें, जाने कैसी बातें, और बिनती के माध्यम से सुधा में डूबकर चला आता था। चूंकि सुधा के बिन उसका दिन कटना मुश्किल था, एक क्षण कटना मुश्किल था, इसलिए बिनती उसकी एक जरूरत बन गई थी। वह जब तक बिनती से सुधा की बात नहीं कर लेता था, तब तक जैसे वह बेचैन रहता था। तब तक उसकी किसी काम में तबीयत नहीं लगती थी। जब तक सुधा सामने रही, कभी भी उसे यह नहीं मालूम हुआ कि सुधा का क्या महत्व है उसकी जिंदगी में।
आज जब सुधा दूर थी तो उसने देखा कि सुधा उसकी सांसों से भी ज्यादा आवश्यक थी उसकी जिंदगी के लिए। लगता था वह एक क्षण सुधा के बिना जिंदा नहीं रह सकता। सुधा के अभाव में बिनती के माध्यम से वह सुधा को ढूंढता था, और जैसे सूरज के डूब जाने पर चांद सूरज की रोशनी उधार लेकर रात को उजियारा कर देता है, उसी तरह बिनती सुधा की याद से चंद्र के प्राणों पर उजियारी बिखेरती रही। चंद्र बिनती को इस तरह अपनी सांसों की छाव में दुबकाए रहा जैसे बिनती सुधा का स्पर्श हो, सुधा का प्यार हो। बिनती भी चंद्र के माथे पर उदासी के बादल देखते ही तड़प उठती थी, लेकिन फिर भी बिनती चंद्र को हंसा नहीं पाई। चंद्र का पुराना उल्लास लौटा नहीं। सांप का काटा हुआ जैसे लहरें देता है, वैसे ही चंद्र की नसों में फैला हुआ उदासी का जहर रह रहकर चंद्र को झकझोर देता था। उन दिनों 2-2 3-3 दिन तक चंद्र कुछ नहीं करता था, बिनती के पास भी नहीं जाता था, बिनती के आंसुओं की भी परवाह नहीं करता, खाना नहीं खाता था, और अपने को जितनी तकलीफ हो सकती थी देता था। फिर ज्यों ही सुधा का कोई खत आता था वह उसे चूम लेता और फिर स्वस्थ हो जाता था। बिनती चाहे जितना करे लेकिन चंद्र की इस भयंकर उदासी की लहरों को चंद्र से छीन नहीं पाई थी। चांद कितनी कोशिश क्यों न करे, वह रात को दिन नहीं बना सकता। लेकिन आदमी हंसता है, दुख दर्द सभी में आदमी हंसता है। जैसे हंसते हंसते आदमी की प्रसन्नता थक जाती है, वैसे ही कभी कभी रोते रोते आदमी की उदासी थक जाती है और आदमी करवट बदलता है ताकि हंसी की छाह में कुछ विश्राम कर फिर वह आंसुओं की कड़ी धूप में चल सके। ऐसी ही एक सुबह थी जबकि चंद्र के उदास मन में आ रहा था कि वह थोड़ी देर हंस भी ले। बात यूं हुई कि उसे शैली की एक कविता बहुत पसंद आई थी, जिसमें शैली ने भारतीय मलयस को संबोधित किया था। उसने अपना शैली कीट्स का ग्रंथ उठाया और खोला तो वही आम के अचार के दाग सामने पड़ गए जो सुधा ने सरारतन डाल दिए थे। बस वह शैली की कविता को भूल गया और उसे याद आ गई आम की फांक और सुधा की शरारत से भरी शोक आंखें। फिर तो एक के बाद एक दूसरी शरारत प्राणों में उठ उठ कर चंद्र की नसों को गुदगुदाने लगी और चंद्र उस दिन जाने क्यों हंसने के लिए व्याकुल हो उठा। उसे ऐसा लगा जैसे सुधा की यह दूरी, यह अलगाव सभी कुछ झूठ है। सच तो वे सुनहले दिन थे जो सुधा की शरारतों से मुस्कुराते थे, सुधा के दुलार में जगमगाते थे, और कुछ भी हो जाए सुधा उसके जीवन का एक ऐसा अमर सत्य है जो कभी भी डगमगा नहीं सकता। अगर वह उदास होता है, दुखी होता है तो वह गलत है। वह अपने ही आदर्श को झूठा बना रहा है, अपने ही सपने का अपमान कर रहा है। और उसी दिन सुधा का खत भी आया जिसमें सुधा ने साफ साफ तो नहीं पर इशारे से लिखा था कि वह चंद्र के भरोसे ही किसी तरह दिन काट रही थी। उसने सुधा को एक पत्र लिखा जिसमें वही शरारत, वही खिजाने की बातें थी जो वह हमेशा सुधा से करता था, लेकिन जिसे वह पिछले 3 महीने से भूल गया था। उसके बाद वह बिनती के यहाँ गया। बिनती अपनी धोती में क्रोशिया के बेल टांग रही थी। ले गिलहरी, तेरी दीदी का खत, लाओ मिठाई खिलाओ। हम काहे को खिलाएं, आप खिलाइए जो खिले बड़े हैं आज, बिनती बोली। हम क्यों खिलाएंगे, यहाँ तो सुधा का नाम सुनते ही तबीयत कुढ़ जाती है। अरे चलिए, आपका घर मेरा देखा है, मुझसे नहीं बन सकते आप। बिनती ने मुंह चिढ़ा कर कहा, आज बड़े खुश हैं। हाँ बिनती। एक गहरी सांस लेकर चंद्र चुप हो गया। कभी कभी उदासी भी थक जाती है, और मुंह झुकाकर बैठ गया। क्यों, क्या हुआ? बिनती ने चंद्र की बाहों में सुई चुभ दी। चंद्र चौंक उठा। हमारी शक्ल देखते ही आपके चेहरे पर मुहर्रम छा जाता है। अजी नहीं, आपका मुखमंडल देखकर तो आकाश में चंद्रमा भी लज्जित हो जाता होगा, श्रीमती बिनती विदुषी। चंद्र ने हंसकर कहा। आज चंद्र बहुत खुश था। बिनती लजा गई और फिर उसके गालों में फूल के कटोरे खिल गए, और उसने चंद्र के कंधे से फिर सुई चुभोकर कहा, आपको एक बड़े मजे की बात बतानी है आज। क्या? फिर हंसिएगा मत और चिढ़ाइएगा नहीं, बिनती बोली। कुछ तेरे ब्याह की बात होगी, चंद्र ने कहा। नहीं, ब्याह की नहीं, प्रेम की, बिनती ने हंसकर कहा और झेप गई। अच्छा, गिलहरी को यह रोग कब से? चंद्र ने हंसकर पूछा। अपनी मांझी की शकल देखी है ना, काटकर कुएं में फेंक देंगी तुझे। अब क्या करें, कोई सिर पर प्रेम मढ़ ही दे तो, बिनती ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। थी बड़े खुले स्वभाव की लड़की,
आखिर कौन अभागा है वह, जरा नाम तो सुने। चंदर बोला। हमारे महाकवि मास्टर साहब, बिंती ने हंसकर कहा। अच्छा, यह कब से? तूने पहले तो कभी बताया नहीं। अब तो जाकर हमें मालूम हुआ। पहले सोचा दीदी को लिख दें, फिर कहा वहां जाने किसके हाथ में चिट्ठी पड़े, तो सोचा तुम्हें बता दें। हुआ क्या आखिर? चंदर ने पूछा। बात यह हुई कि पहले तो हम दीदी के साथ पढ़ते थे, तब तो मास्टर साहब कुछ नहीं बोलते थे। इधर जब से हम अकेले पढ़ने लगे, तब से कविताएं समझाने के बहाने दुनिया भर की बातें करते रहे। एक बार स्कंदगुप्त पढ़ाते पढ़ाते बड़ी ठंडी सांस लेकर बोले, काश कि आप भी देवसेना बन सकती। बड़ा गुस्सा आया मुझे। मन में आया कह दूं कि मैं तो देवसेना बन जाती, लेकिन आप अपना कवि सम्मेलन का पेशा छोड़कर स्कंदगुप्त कैसे बन पाएंगे। लेकिन फिर मैंने कुछ कहा नहीं। दीदी से सब बात कह दी। दीदी तो हैं ही लापरवाह, कुछ कहा ही नहीं उन्होंने। और मास्टर साहब वैसे अच्छे हैं, पढ़ाते भी अच्छा हैं, लेकिन यह फितूर जाने कैसे उनके दिमाग में चढ़ गया। बिंती बड़े सहज स्वभाव से बोली। लेकिन इधर क्या हुआ? चंदर ने पूछा। अभी कल आए, एक हाथ में उनके एक मोटी सी कॉपी थी। दे गए तो देखा वह उनकी कविताओं का संग्रह है, और उसका नाम भी उन्होंने रखा है बिंती। अभी आते होंगे। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। अभी तक दीदी के भरोसे हमने सब छोड़ दिया था, वह पता नहीं कब आएंगी। अच्छा लाओ, वह संग्रह हमें दे दो, चंदर ने कहा। और बिसरिया से कह देना वह चंद्र के हाथ पड़ गया। फिर कल सुबह तुम्हें मजा दिखलाएंगे। लेकिन हाँ, क्या पहले बता दो कि तुम्हारा तो कुछ झुकाव नहीं है ना उधर, वरना बाद में हमें कोसो, चंदर ने छेड़ते हुए कहा। अरे हाँ, मुसलमान भी हो तो बहना के संग, कवियों से प्यार लगाकर कौन बवालत पाले, बिंती ने झेंपते हुए कहा। दूसरे दिन सुबह पहुंचा तो बिसरिया साहब पढ़ा रहे थे। बिसरिया की शक्ल पर कुछ मायूसी, कुछ परेशानी, कुछ चिंता थी। उसको बिंती ने बता दिया कि संग्रह कपूर के पास पहुंच गया है। चंदर को देखते ही वह बोला, अरे कपूर, क्या हाल है? और उसके बाद अपने को निर्दोष बताने के लिए फौरन उठा। कहो, हमारा संग्रह देखा है? हाँ देखा है। जरा आप इन्हें पढ़ा लीजिए, आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। चंदर ने इतने कठोर स्वर में कहा कि बिसरिया की दिल की धड़कनें डूबने सी लगी। वह कांपती हुई आवाज में बहुत मुश्किल से अपने को संभालते हुए बोला, कैसी बातें कपूर, तुम कुछ गलत समझ रहे हो। कपूर एक उपेक्षा की हंसी हंसा और चला गया। डॉक्टर साहब पूजा करके उठे थे। दोनों में बातें होती रहीं। उनसे मालूम हुआ कि अगले महीने में संभवतः चंदर की नियुक्ति हो जाएगी और 3 दिन बाद डॉक्टर साहब खुद सुधा को लाने के लिए शाहजहांपुर जाएंगे। उन्होंने बुआ जी को पत्र लिखा है कि यदि वह आ जाएं तो अच्छा है, वरना चंदन को 2-3 दिन बाद यहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि बिंती अकेली है। चंदर की बात दूसरी है, लेकिन और लोगों के भरोसे डॉक्टर साहब बिंती को अकेले नहीं छोड़ सकते। अविश्वास आदमी की प्रवृत्तियों को जितना बिगाड़ता है, विश्वास आदमी को उतना ही बनाता है। डॉक्टर साहब चंदर पर जितना विश्वास करते थे, सुधा चंदर पर जितना विश्वास करती थी, और इधर बिंती उस पर जितना विश्वास करने लगी थी, उसके कारण चंदर के चरित्र में इतनी दृढ़ता आ गई थी कि वह फौलाद बन गया था। ऐसे अवसरों पर जब मनुष्य को गंभीरतम उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, तब स्वभावतः आदमी के चरित्र में एक विचित्र सा निखार आ जाता है। यह निखार चंदर के चरित्र में बहुत उभर कर आया था, और यहाँ तक कि बुआ जी अपनी लड़की पर अविश्वास कर सकती थी। वह भी चंदर को देवता ही मानती थी। बिंती पर और चाहे जो बंधन हो, लेकिन चंदर के हाथ में बिंती को छोड़कर वे निश्चिंत थी। डॉक्टर साहब और चंदर बैठे बातें कर रहे थे कि बिंती ने आकर कहा, चलिए मास्टर साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। चंदर उठ खड़ा हुआ, रास्ते में बिंती से बोला, हमसे बहुत नाराज हैं, कहते हैं तुम्हें हम ऐसा नहीं समझते थे। चंदर कुछ नहीं बोला, जाकर बिसरिया के सामने कुर्सी पर बैठ गया। तुम जाओ बिंती। बिंती चली गई तो चंदर ने कहा बहुत गंभीर स्वरों में, बिसरिया साहब, आपका संग्रह देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक शंका है, यह बिंती नाम के क्या माने हैं। बिसरिया ने अपने गले की टाई ठीक की। वह गर्मी में भी टाई लगाता था और दिन में नाइट कैप पहनता था। टाई ठीक कर खंखार कर बोला, मैं भी यही समझता था कि आपको यह गलतफहमी होगी, लेकिन वास्तविक बात यह है कि मुझे मध्यकाल की कविता बहुत पसंद है। खास तौर में उसमें बिनती यानी प्रार्थना शब्द बहुत मधुर है। मैंने यह संग्रह तो बहुत पहले तैयार किया था। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैं बिनती से मिला।
मैंने उनसे कहा कि यह संग्रह भी बिनती नाम का है। फिर मैंने उन्हें लाकर दिखला दिया। चंदन मुस्कुराया और मन ही मन कहा, है बिसरिया बहुत चालाक। तो यह संग्रह इस लड़की के नाम पर नहीं है? बिल्कुल नहीं। और बिनती के लिए आपके मन में कहीं कोई आकर्षण नहीं? बिल्कुल नहीं। छी, आप मुझे क्या समझते हैं? बिसरिया बोला। छी, मैं भी कैसा आदमी हूँ। माफ करना बिसरिया, मैंने व्यर्थ में शक किया। बिसरिया यह नहीं जानता था कि यह दांव इतना सफल होगा। वह खुशी से फूल उठा। सहसा चंदन ने एक गहरी सांस ली। क्या बात है चंदर बाबू? बिसरिया ने पूछा। कुछ नहीं बिसरिया, आज तक मुझे तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारी भावना, तुम्हारी कला पर विश्वास था। आज से उठ गया। क्यों? क्यों क्या? अगर बिनती जैसी लड़की के साथ रहकर भी तुम उसके आंतरिक सौंदर्य से अपनी कला को अभिसिंचित ना कर सके तो तुम्हारे मन में कलात्मकता है, यह मैं विश्वास नहीं कर पाता। तुम जानते हो, मैं पुराने विचारों का संकीर्ण बड़ा बुजुर्ग तो हूं नहीं। मैं भी भावनाओं को समझता हूं। मैं सौंदर्य पूजा या प्यार को पाप नहीं समझता। और मुझे तो बहुत खुशी होती है जानकर कि तुमने ये कविताएं विनती पर लिखी हैं, उसकी प्रेरणा से लिखी हैं। क्या मत समझना कि मुझे इसमें जरा भी बुरा लगता। या तो कला का सत्य है, पाश्चात्य देशों में तो लोग हर कवि को प्रेरणा देने वाली लड़कियों की खोज में वर्षों बिता देते हैं। उसकी कविता से ज्यादा महत्व उस कविता के पीछे रहने वाले व्यक्तित्व को देते हैं। हिंदुस्तान में पता नहीं क्यों हम नारी को इतना महत्वहीन समझते हैं या डरते हैं। यह हमें इतना नैतिक साहस नहीं है। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी प्रतिभा किसी हालत में मुझे विदेश के किसी कवि से कम नहीं लगती। मैंने सोचा था जब तुम अपनी कविताओं के प्रेरणात्मक व्यक्तित्व का नाम घोषित करोगे तो सारी दुनिया बिनती को और हमारे परिवार को जान जाएगी। लेकिन खैर, मैं गलत समझा था कि बिनती तुम्हारी प्रेरणा बिंदु थी। और चंद्र चुपचाप गंभीरता से बिसरिया के संग्रह के पृष्ठ उलटने लगा। बिसरिया के मन में कितनी उथल पुथल मची हुई थी। चंद्र का मन इतना विशाल है, यह उसे कभी नहीं मालूम था। यहां तो कुछ छिपाने की जरूरत ही नहीं। और जब चंद्र इतनी स्पष्ट बातें कह रहा है तो बिसरिया क्यों छिपाए? कपूर, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मैं तुमसे कह नहीं सकता कि बिनती जी मेरे लिए क्या है। शेक्सपियर की मिरांडा, प्रसाद की देवसेना, दांते की बियाट्रिस, कीट्स की फैनी और सूर की राधा से बढ़कर माधुर्य अगर मुझे कहीं मिला है तो बिनती में। इतना डूब गया मैं बिनती में कि एक कविता भी नहीं लिख पाया। मेरा संग्रह छपने जा रहा था तो मैंने सोचा कि इसका नाम ही क्यों ना बिनती रखूं। चंदन ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। दरवाजे के पास छिपी खड़ी हुई बिनती खिलखिलाकर हंस पड़ी। चंदर बोला, नाम तो बिनती बहुत अच्छा सोचा है तुमने, लेकिन सिर्फ एक बात है, मेरे जैसे विचार के लोग सही नहीं होते। अगर घर के और लोगों को यह मालूम हो गया, मसलन डॉक्टर साहब को, तो वह ना जाने क्या कर डालेंगे। इन लोगों को कविता और उसकी प्रेरणा का महत्व ही नहीं मालूम। उस हालत में अगर तुम्हारी बहुत बेइज्जती हुई तो ना हम कुछ बोल पाएंगे न बिनती। डॉक्टर साहब पुलिस को सौंप दे, यह अच्छा नहीं लगता। वैसे मेरी राय है कि तुम बिनती ही नाम रखो। बड़ा नया नाम है, लेकिन यह समझ लो कि डॉक्टर साहब बहुत सख्त हैं इस मामले में। बिसरिया की समझ में नहीं आता था कि वह क्या करे। थोड़ी देर तक सिर खुजलाता रहा, फिर बोला, क्या राय है तुम्हारी कपूर? अगर मैं कोई दूसरा नाम रख दूं तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा और सुरक्षित रहेगा। अभी अगर तुम बदनाम हो गए तो आगे तुम्हारी उन्नति के सभी मार्ग बंद हो जाएंगे। आदमी प्रेम करे मगर जरा सोच समझ कर। मैं तो इस पक्ष में हूं। भावना को कोई नहीं समझता इस दुनिया में, कोई नहीं समझता। हम कलाकारों की कितनी मुसीबत है। एक गहरी सांस लेकर बिसरिया बोला, लेकिन खैर, अच्छा तो कपूर, क्या राय है तुम्हारी? मैं क्या नाम रखूं इसका? चंदर गंभीरता से सिर झुकाए थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, तुम्हारी कविताओं में बहुत रस है। कैसा रहे अगर तुम इसका नाम गडेरियां रखो? क्या? बिसरिया ताज्जुब से बोला। हाँ, गडेरियां। मेरा मतलब है गन्नी की गडेरियां। दरवाजे के पीछे बिनती से रहा न गया और खिलखिलाकर हंस पड़ी और सामने आ गई। चंदर भी अट्टहास कर पड़ा। बिसरिया क्षण भर आंख फाड़े दोनों की ओर देखता रहा। उसके बाद वह जो ही मजाक समझा, उसका चेहरा लाल हो गया। हैट उठाकर बोला, अच्छा, आप लोग मजाक बना रहे थे मेरा? कोई बात नहीं, मैं देखूंगा मिस्टर कपूर, आप अपने को क्या समझते हैं। वह चल दिया। अरे सुनो बिसरिया, चंदन ने पुकारा। वह हंसी नहीं रोक पा रहा था। बिसरिया मुड़ा
मुड़कर बोला, कल से मैं पढ़ाने नहीं आ सकता और आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, उसने बिनती से कहा। तो मुंह फेर कर पढ़ा दीजिएगा, चंदर बोला। बिनती फिर हंस पड़ी। बिसरिया ने मुड़कर बड़े गुस्से से देखा और पैर पटकते हुए चला गया। बेचारे कवि, कलाकार आज की दुनिया में प्यार भी नहीं कर पाते, चंदर ने कहा, और दोनों की हंसी बहुत देर तक गूंजती रही। अगस्त की उदास शाम थी। पानी रिमझिमा रहा था और डॉक्टर साहब के सूने बंगले के बरामदे में कुर्सी डाले लॉन पर छोटे छोटे गड्ढों में पंख धोती और कुलेलें करती हुई गौरैयों की तरफ अपलक देखता हुआ चंदर जाने किन ख्यालों में डूबा हुआ था। डॉक्टर साहब सुधा को लेवाने के लिए शाहजहांपुर गए थे। बिनती भी जिद करके उनके साथ गई थी। वहां से ये लोग दिल्ली घूमने के लिए चले गए थे, लेकिन आज 15 रोज हो गए, उन लोगों का कोई भी खत नहीं आया। डॉक्टर साहब ने ब्यूरो को महज एक अर्जी भेज दी थी। चंदर को डॉक्टर साहब के जाने के पहले ही कॉलेज में जगह मिल गई थी और उसने क्लास लेने शुरू कर दिए थे। वह अब इसी बंगले में आ गया था। सुबह तो क्लास के पाठ की तैयारी करते और नोट्स बनाने में कट जाती थी। दोपहर कॉलेज में कट जाती थी, लेकिन शामें बहुत उदास गुजरती थी। और फिर 15 दिन से सुधा का कोई खत नहीं आया था। वह उदास बैठा सोच रहा था, लेकिन यह उदासी थी, दुख नहीं था। और वह भी उदासी एक देवता की उदासी, जो दुख भरी ना होकर सुंदर और सुकुमार अधिक होती है। एक बात जरूर थी, जब कभी वह उदास होता था तो जाने क्यों वह यह हमेशा सोचने लगता था कि उसके जीवन में जो कुछ हो रहा है उस पर उसे गर्व करना चाहिए, जैसे वह अपनी उदासी को अपने गर्व से मिटाने का प्रयास करता था। लेकिन इस वक्त एक बात रह रहकर उभर आती थी उसके मन में। सुधा ने खत क्यों नहीं लिखा? पानी बिल्कुल बंद हो गया था। पश्चिम के 2-1 बादल खुल गए थे और पके जामुन के रंग के एक बहुत बड़े बादल के पीछे से डूबते सूरज की उदास किरणें झांक रही थी। इधर की ओर एक इंद्रधनुष खिल गया था, जो मोटर गैरेज की छत से उठकर दूर एक यूकेलिप्टस की लंबी शाखों में उलझ गया था। इतने में छाता लगाए पोस्टमैन आया। उसने पोर्टिको में अपने जूतों में लगी कीचड़ झाड़ी, पैर पटके और किरमिच के झोले से खत निकाले और सीढ़ी पर फैला दिए। उनमें से ढूंढकर 3 लिफाफे निकाले और चंदर को दे दिए। चंदर ने लपक कर लिफाफे ले लिए। पहला लिफाफा बुआ का था, बिनती के नाम। दूसरा था ओरिएंटल इंश्योरेंस का लिफाफा, डॉक्टर साहब के नाम। और तीसरा एक सुंदर सा नीला लिफाफा, यह सुधा का होगा। पोस्टमैन जा चुका था। उसने इतने प्यार से लिफाफे को चूमा जितने प्यार से डूबता हुआ सूरज नीली घटाओं को चूम रहा था। पगली कहीं की, परेशान कर डालती है। यहां थी तो वही आदत, वहां है तो वही आदत, चंदर ने मन में कहा और लिफाफा खोल डाला। लिफाफा पम्मी का था, मसूरी से आया। उसने झल्ला कर लिफाफा फेंक दिया। सुधा कितनी लापरवाह है, वह जानती है कि चंदर को यहां कैसा लग रहा होगा। मिति ने बता दिया होगा, फिर भी वही लापरवाही। हमारे गुस्से की थोड़ी देर बाद उसने पम्मी का खत पढ़ा। छोटा सा खत था। पम्मी अभी मसूरी में ही है, अक्टूबर तक आएगी। लगभग सभी यात्री जा चुके हैं, लेकिन उसे पहाड़ों की बरसात बहुत अच्छी लग रही है। बर्टी इलाहाबाद चला गया है। उसके साथ वहां से एक पहाड़ी ईसाई लड़की भी गई है। बर्टी कहता है कि वह उसके साथ शादी करेगा। चंदर चाहे तो जाकर बर्टी से मिल ले। सुधा के खत के ना आने से चंदर के मन में बहुत बेचैनी थी। उसे ठीक से मालूम भी नहीं हो पा रहा था कि ये लोग हैं कौन। बर्टी के आने की खबर मिलने पर उसे संतोष हुआ। चलो एक दिन बर्टी से ही मिलाएंगे, अब देखें कैसे हैं वह। तीसरे या चौथे दिन अकस्मात पानी बंद था तो वह कार लेकर बर्टी के यहाँ गया। बरसात में इलाहाबाद की सिविल लाइंस का सौंदर्य और भी निखर आता है। रूखे सूखे फुटपाथों और मैदानों पर घास जम जाती है। बंगले की उजाड़ चहर दीवारियों तक हरी हरी हो जाती हैं। लंबे और घने पेड़ और झाड़ियां निखर कर धुलकर हरे मखमली रंग की हो जाती हैं और कोलतार की सड़कों पर थोड़ी थोड़ी पानी की चादर सी लहरा उठती है, जिसमें पेड़ों की हरी छायाएं बिछ जाती हैं। बंगले में पली हुई बत्तखों के दल सड़क पर चलती हुई मोटरों को रोक लेती हैं और हर बंगले में से रेडियो या ग्रामोफोन के संगीत की लहरें मचलती हुई वातावरण पर छा जाती हैं। कॉलेज से लौटकर एक प्याला चाय पीकर कार लेकर चंदर बर्टी के यहाँ चल दिया।
वह बहुत दिन बाद बर्टी को देखने जा रहा है। जिन व्यक्तियों को उसने अपने जीवन में देखा था, बर्टी शायद उन सभी से निराला था, अद्भुत था, लेकिन कितना अभागा था। नहीं, अभागा नहीं, कमजोर था बर्टी। और वही क्या कमजोर था, या सारी दुनिया कितनी कमजोर है। बर्टी का बंगला आ गया था। वह उतरकर अंदर गया। बाहर कोई नहीं था। बरामदे में एक पिंजरा टंगा हुआ था जिसमें एक बहुत छोटा तोते का बच्चा टंगा था। चंदर भीतर जाने में हिचक रहा था, क्योंकि एक तो पम्मी नहीं थी और दूसरे कोई और लड़की भी बर्टी के साथ आई थी, बर्टी की भावी पत्नी। चंदर ने आवाज दी। अंदर कोई बहुत भारी पुरुष स्वर में एक साधारण गीत गा रहा था। चंदर ने फिर आवाज दी। बर्टी बाहर आया। चंदर उसे देखकर दंग रह गया। बर्टी का चेहरा भर गया था। जवानी लौट आई थी। पीलेपन की बजाय चेहरे पर खून दौड़ गया था। सीना उभर आया था। बर्टी खाकी रंग का कोट, बहुत मोटा खाकी हैट, खाकी ब्रिचेज, शिकारी बूट पहने हुए था और कंधे पर बंदूक लटक रही थी। वह आया। ड्राइंग रूम के दरवाजे पर पीठ झुकाकर, एक हाथ से बंदूक पकड़कर, एक हाथ आंखों के सहारे रखकर उसने इस तरह देखा जैसे वह शिकार ढूंढ रहा हो। चंदर के प्राण सूख गए। उसने मन ही मन सोचा, पहली बार तो वह कुश्ती में बर्टी से जीत गया था, लेकिन अब की बार जीतना मुश्किल है। कहां बेकार फंसा आकर। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, यह मैं हूं मिस्टर बर्टी, चंदर कपूर, पम्मी का मित्र। हाँ हाँ, मैं जानता हूं। बर्टी तनकर खड़ा हो गया और हंसकर बोला, मैं आपको भूला नहीं हूं। मैं तो आपको यह दिखला रहा था कि मैं पागल नहीं हूं, शिकारी हो गया हूं। और उसने चंदर के कंधे पकड़कर इतनी जोर से झकझोर दिया कि चंदर की पसलियां चरमरा उठी। आओ। उसने चंदर के कंधे दबाकर बरामदे की ही कोच पर बिठा दिया और सामने कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, मैं तुम्हें अंदर ले चलता, लेकिन अंदर जेनी है और एक मेरा मित्र, दोनों बातें कर रहे हैं। आज जेनी की सालगिरह है। तुम जेनी को जानते हो ना? वह तराई के कस्बे में रहती थी। मुझे मिल गई। बहुत खराब औरत है। मैं तंदुरुस्त हो गया हूं ना। बहुत। मुझे ताज्जुब है कि तंदुरुस्ती के लिए तुमने क्या किया 3 महीने तक। नफरत मिस्टर कपूर, औरतों से नफरत। उससे ज्यादा अच्छा टॉनिक तंदुरुस्ती के लिए कोई नहीं है। लेकिन तुम तो शादी करने जा रहे हो, लड़की ले आए हो वहां से। अकेली लड़की नहीं मिस्टर, मैं वहां से 2 चीज लाया हूं। एक तो यह तोते का बच्चा और एक जेनी, वही लड़की। तोते को मैं बहुत प्यार करता हूं। यह बड़ा हो जाएगा, बोलने लगेगा तो इसे गोली मार दूंगा। और लड़की से मैं बहुत नफरत करता हूं। इससे शादी कर लूंगा। क्यों, है ना ठीक? इसको शिकार का चाव कहते हैं, और अब मैं शिकारी हूं ना। चंदर हाँ कहे या ना कहे, अभी बर्टी का दिमाग बिल्कुल वैसा ही है, इसमें कोई शक नहीं। वह क्या बात करे, अंत में बोला, या बंदूक तो उतार कर रखिए, हमेशा बांधे रहते हैं। हाँ और क्या। शिकार का पहला सिद्धांत है कि जहां खतरा हो, जंगली जानवर हो, वहां कभी भी बिना बंदूक के नहीं जाना चाहिए। और बहुत धीमे से चंदर के कान में बर्टी बोला, तुम जानते हो चंदर, एक औरत है जो 24 घंटे घर में रहती है। मैं तो एक क्षण को बंदूक अलग नहीं रखता। सहसा अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। कोई चीखा और लगा जैसे कोई चीज पियानो पर गिरी और पर्दों को तोड़ती हुई नीचे आ गई। फिर कुछ झगड़ों की आवाज आई। चंदर चौंक उठा। क्या बात है बर्टी, देखो तो। बर्टी ने हाथ पकड़कर चंदर को खींच लिया। बैठो बैठो, अंदर मेरे मित्र और जेनी सालगिरह मना रहे हैं, अंदर मत जाना। लेकिन यह आवाजें कैसी हैं? चंदर ने चिंता से पूछा। शायद वे लोग प्रेम कर रहे होंगे, बर्टी बोला और निश्चिंतता से बैठ गया। और क्षण भर बाद उसने अजब सा दृश्य देखा। एक बर्टी का ही हम उम्र आदमी हाथ से माथे का खून पोंछता हुआ आया। वह नशे में चूर था और बहुत भद्दी गालियां देता हुआ चला जा रहा था। वह गिरता पड़ता आया और बर्टी को देखते ही घूंसा ताना, तुमने मुझे धोखा दिया, मुझसे 50 रुपए उपहार ले लिया, मैं अभी तुम्हें बताता हूं। चंदर स्तब्ध था। क्या करें क्या ना करें। इतने में अंदर से जेनी निकली, लंबी तगड़ी, कम से कम 30 वर्ष की औरत। उसने आते ही पीछे से उस आदमी की कमीज पकड़ी और उसे सीढ़ी से नीचे कीचड़ में ढकेल दिया और सैकड़ों गालियां देते हुए बोली, जा सीधे वरना हड्डी नहीं बचेगी यहां।
वह फिर उठा तो खुद भी नीचे कूद पड़ी और घसीटते हुए दरवाजे के बाहर ढकेल आई। बर्टी सांस रोके अपराधी सा खड़ा था। वह लौटी और बर्टी का कॉलर पकड़ लिया। मैं निर्दोष हूं, मैं कुछ नहीं जानता। सहसा जेनी ने चंदर की ओर देखा। यह भी तुम्हारा दोस्त है? अभी बताती हूँ। और जो वह चंदर की ओर बढ़ी तो चंदर ने मन ही मन पम्मी का स्मरण किया। कहाँ फंसाया इस कमबख्त ने खत लिखकर। जो ही जेनी ने चंदर का कॉलर पकड़ा कि बर्टी बड़े कातर स्वर में बोला, उसे छोड़ दो, वह मेरा नहीं पम्मी का मित्र है। जेनी रुक गई। तुम पम्मी के मित्र हो? अच्छा बैठ जाओ बैठ जाओ, तुम शरीफ आदमी मालूम पड़ते हो, मगर आगे से तुम्हारा कोई मित्र आया तो मैं उसकी हत्या कर डालूंगी, समझे कि नहीं बर्टी? बर्टी ने सिर हिलाया। हाँ समझ गए। जेनी अंदर चल दी, फिर सहसा बाहर आई और बर्टी को पकड़कर घसीटते हुए बोली, पानी बरस रहा है, इतनी सर्दी बढ़ गई और तुमने स्वेटर नहीं पहना। चलो पहनो, मरने की ठानी है। मैं साफ बता देती हूँ, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं बिना शादी किए मरने नहीं दूंगी तुम्हें। और वह बकरे की तरह बर्टी का कान पकड़कर अंदर घसीट ले गई। चंदर ने मन में कहा, यह कुछ इस रहस्यमय बंगले का असर है कि हर एक का दिमाग खराब ही मालूम देता है। 2 मिनट बाद जब बर्टी लौटा तो उसके गले में गुलबंद, ऊनी स्वेटर, ऊनी मोजे थे। वह हांफता हुआ आकर बैठ गया। मिस्टर कपूर, तुम्हें मानना होगा कि यह लड़की, यह डाइन जेनी बहुत क्रूर है। मानता हूं बर्टी, 16 आने मानता हूं। चंदन ने मुस्कुराहट रोक कर कहा, लेकिन यह झगड़ा क्या है? झगड़ा क्या होता है? औरतों को समझना बहुत मुश्किल है। इस औरत के फंदे में फंसे कैसे तुम? चंदन ने पूछा। शी होठ पर हाथ रखकर धीरे बोलने का इशारा करते हुए बर्टी ने कहा, धीरे बोलो। बात ऐसी हुई कि जब मैं तराई में शिकार खेल रहा था तो एक बार अकेले छूट गया। यह एक पेंशनर फॉरेस्ट गार्ड की अनब्याही लड़की थी। शिकार में बहुत होशियार थी। मैं भटकते हुए पहुंचा तो इसका बाप बीमार था। मैं रुक गया। तीसरे दिन वह मर गया। उसे जाने कौन सा रोग था कि उसका चेहरा बहुत डरावना हो गया था और पेट फूल गया था। रात को इसे बहुत डर लगा तो यह मेरे पास आकर लेट गई। बीच में बंदूक रखकर हम लोग सो गए। रात को इसने बीच से बंदूक हटा दी और अब वह कहती है कि मुझसे ब्याह करेगी और नहीं करूंगा तो मार डालेगी। पम्मी भी मुझसे बोली, तुम्हें अब ब्याह करना ही होगा, अब मजबूरी है मिस्टर कपूर। चंदर चुप बैठा सोच रहा था, कैसी विचित्र जिंदगी है सौभाग्य की। मानो प्रकृति ने सारे आश्चर्य इसी की किस्मत के लिए छोड़ रखे थे। फिर बोला, यह आज क्या झगड़ा था? कुछ नहीं, आज इसकी सालगिरह थी। या बोली, मुझे कुछ उपहार दो। मैं बहुत देर तक सोचता रहा क्या दूं इसे, कुछ समझ में नहीं आया। बहुत देर सोचने के बाद मैंने सोचा, मैं तो इसका पति होने जा रहा हूं, एक प्रेमी उपहार में दे दूं। मैंने एक मित्र से कहा कि तुम मेरी भावी पत्नी से आज शाम को प्रेम कर सकते हो। वह राजी हो गया, मैं ले आया। चंदर जोर से हंस पड़ा। हंसो मत मिस्टर कपूर, बटी बहुत गंभीर बनकर बोला। इसका मतलब यह है कि तुम औरतों को समझते नहीं। देखो, एक औरत उसी चीज को ज्यादा पसंद करती है, उसी के प्रति समर्पण करती है जो उसकी जिंदगी में नहीं होता। मसलन एक औरत है जिसका ब्याह हो गया है या होने वाला है, उसे यदि एक नया प्रेमी मिल जाए तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। वह अपने पति की बहुत कम परवाह करेगी अपने प्रेमी के सामने। और अगर कुंवारी लड़की है तो वह अपने प्रेमी की भावनाओं की पूरी तौर से हत्या कर सकती है यदि उसे एक पति मिल जाए तो। मैं तो समझता हूं कि कोई भी पति अपनी पत्नी को यदि कोई अच्छा उपहार दे सकता है तो वह है एक नया प्रेमी, और कोई भी प्रेमी यदि कोई अच्छा उपहार दे सकता है तो वह यह कि उसे एक पति प्रदान कर दे। तुम्हारी अभी शादी तो नहीं हुई ना, तो तुम प्रेम तो जरूर करते होगे ना। सिर मत हिलाओ, मैं यकीन नहीं कर सकता। मैं इतनी सलाह तुम्हें दे रहा हूं कि अगर किसी लड़की से तुम प्यार करते हो तो ईश्वर के वास्ते उससे शादी मत करना। तुम मेरा किस्सा सुन चुके हो। अगर दिल से प्यार करना चाहते हो और चाहते हो कि वह लड़की जीवन भर तुम्हारी कृतज्ञ रहे तो तुम उसकी शादी करा देना। यह लड़कियों की जीवन का अंतिम सत्य है। हा हा हा, बर्टी हंस पड़ा। यह लड़कियों के सेक्स जीवन का अंतिम सत्य है। हा हा हा, बर्टी हंस पड़ा। चंदर को लगा जैसे आग की लपट उसे तपा रही है। उसने भी तो यही किया है सुधा के साथ, जिसे बर्टी कितने विचित्र स्वरों में कह रहा है। उसे लगा जैसे इस प्रेम लोक में सारा जीवन विकृत दिखाई देता है। वह साधना की पवित्रता भी कीचड़ और
पागलपन में उलझकर गंदी हो जाती है। छी, कहाँ बर्टी की बातें और कहाँ उसकी सुधा। वह उठ खड़ा हुआ, जल्दी से विदा मांग कर इस तरह भागा जैसे पैरों के नीचे अंगार छिपे हों। फिर उसे नींद नहीं आई, चैन नहीं आया। रात को सोया तो वह बार बार चौंक सा उठा। उसने सपना देखा, एक बहुत बड़ा कपूर का पहाड़ है, बहुत बड़ा। मुलायम कपूर की बड़ी बड़ी चट्टानें और इतनी पवित्र खुशबू की आदमी की आत्मा बेले का फूल बन जाए। वह और सुधा उन सौरभ की चट्टानों के बीच चढ़ रहे हैं। केवल वह है और सुधा। सुधा सफेद बादलों की साड़ी पहने है और चंदर किरणों की चादर लपेटे है। जहां जहां चंदर जाता है, कपूर की चट्टानों पर इंद्रधनुष खिल जाते हैं और सुधा अपने बादलों के आंचल में इंद्रधनुष के फूल बटोरती चलती है। सहसा एक चट्टान हिली और उसमें से एक भयंकर प्रेत निकला, एक सफेद कंकाल जिसके हाथ में अपनी खोपड़ी और एक हाथ में जलती मशाल। और उस मुंडहीन कंकाल ने खोपड़ी हाथ में लेकर चंदर को दिखाई। खोपड़ी हंसी और बोली, देखो, जिंदगी का अंतिम सत्य यह है, यह। और उसने अपने हाथ की मशाल ऊंची कर दी। यह कपूर का पहाड़, या बादलों की साड़ी, या किरणों का परिधान, या इंद्रधनुष के फूल, यह सब झूठे हैं। पर यह मशाल जो अपने एक स्पर्श से इस सब को पिघला देगी। और उसने अपनी मशाल एक ऊंचे शिखर से छुआ दी। वह शिखर धधक उठा। पिघलती हुई आग की एक धार बरसती नदी की तरह उमड़कर बहने लगी। भागो सुधा, चंदर ने चीख कर कहा, भागो। सुधा भागी, चंदर भागा और वह पिघली हुई आग की महानदी लहराते हुए अजगर की तरह उन्हें अपनी गुंजलिका में लपेटने के लिए चल पड़ी। शैतान हंस पड़ा। चंदर ने देखा, सुधा शैतान की गोद में थी। चंदर चौंक कर जाग गया। पानी बंद था, लेकिन घनघोर अंधेरा था और पिशाचनी की तरह पागल हवा पेड़ों को झकझोर रही थी, जैसे युग के जमे हुए विश्वासों को उखाड़ फेंकना चाहती थी। चंदर कांप रहा था। उसका माथा पसीने से तर था। वह उठकर नीचे आया। उसके कदम ठीक नहीं पड़ रहे थे। बरामदे की बत्ती जलाई। महाराजिन उठी। कहा है भैया? उसने पूछा। कुछ नहीं, अंदर सोऊंगा, चंदर ने कहा और सुधा के कमरे में जाकर बत्ती जलाई। सुधा की चारपाई पर लेट गया, फिर उठा। चारों ओर के दरवाजे बंद कर दिए कि कहीं कोई फिर ऐसा सपना बाहर के भयंकर अंधेरे में से ना चला आए। लेकिन बर्टी की बातों से अंदर ही अंदर उसके मन में जाने कहाँ क्या टूट गया जो फिर कभी बन नहीं पाया। अभी तक उसे अपने पर गर्व था, विश्वास था। वाह, कभी कभी वह अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण करने लगा था। अब वह कभी कभी अपने विश्वासों पर सिर ऊंचा करने के बजाय उन्हें सामने फेंक देता और एक निरपेक्ष वैज्ञानिक की तरह उनकी चीड़फाड़ करता, उनकी शव परीक्षा किया करता। अभी तक उसके विश्वास का संबल था, अब किसी ने उसे तर्क का अस्त्र शस्त्र दे दिया था। जाने किस राक्षसी प्रेरणा से उसने अपनी आत्मा को चीरना शुरू किया और इस तर्क वितर्क और अविश्वास के भयंकर जल प्रलय की एक लहर ने उसे एक दिन नरक के किनारे ले जा पटका। सुधा का खत आया था।